स्टूडेंट्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को युद्ध स्तर पर आप लेकर चलें, उसे एक युद्ध माने। जैसे युद्ध में स्ट्रैटेजीज बदलते रहते हैं, प्लान्स वीपन्स चेंज होते रहते हैं, उसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी स्ट्रैटेजीज में, प्लानिंग्स में एंड पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस आते रहते हैं। तो आज का टॉपिक ईरर डिटेक्शन, एसबीआई क्लर्क मेंस 2026 को टारगेट करते हुए मैं ये बतलाने आया हूं कि कैसे किसी एक सेंटेंस में टू पार्ट्स कंटेनिंग ग्रामेटिकल एरर्स को फाइंड आउट करेंगे। यदि किसी भी पार्ट में एरर ना हो तो हमारा आंसर नो एरर होगा। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यदि सवाल एरर डिटेक्शन का हो तो हर पार्ट को, हर वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप। देखिए मैं कैसे करता हूं, कैसे पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एट दीज स्टेज। अब आपको लगेगा कि यहां डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज है तो उसके साथ स्टेजेज होना चाहिए था। नो, दिस इज नॉट द इडियम। द करेक्ट इडियम इज एट दिस स्टेज। इसका अर्थ होता है एट द करंट पॉइंट इन एन इवेंट, इन अ सिचुएशन। इस स्टेज में, यानी एक एरर मिला, स्टेज नहीं बल्कि दीज की जगह डिश होना चाहिए था। यानी आपका पार्ट नंबर ए, ये दीज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे रिप्लेस करके हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का सिंगुलर फॉर्म दिस लाना होगा। चलिए एक पार्ट एरर मिला। अब आपके पास देखिए ए से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर सी है और किसी में भी एक और है ऑप्शन बी। आसान करने का तरीका, तो तुरंत ही आप ए, डी और ई को एलिमिनेट कर दें। क्यों? सवाल उठता है क्यों? सवाल जरूर उठाइए, क्योंकि एरर मिला पार्ट ए में, दीज की जगह दिस होना चाहिए था और ऑप्शन नंबर ए डी से शुरू है इसलिए बाहर निकला। ऑप्शन नंबर डी में भी ए नहीं आ रहा है, बी आ रहा है, बाहर निकला। चूंकि एरर है तो नंबर ई, नो एरर, भी मैदान से बाहर हो गया। अब यहीं से आंसर दे सकते हैं आप, लेकिन एक रुकावट है, बी होगा या सी होगा। तो आगे बढ़ जाइए। एट दिस स्टेज की जगह एट दिस स्टेज, दैट पी एन बी। अब यहां दैट के पहले जो पार्ट है वो एक फ्रेज है, एक इडियम है, वो क्लाउज नहीं है, तो फिर वहां कंजंक्शन क्यों है? यानी एक एरर यहां और है, ए में ही दैट कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। पीएनबी एक संस्था का नाम है, याद रखें स्टूडेंट्स। प्रॉपर नाउन ऑफ ए पर्सन और ए प्लेस जनरली टेक्स नो आर्टिकल, लेकिन पर्सन और प्लेस के अलावा जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उन सभी के पहले दा होना चाहिए। यानी यहां दा को रिप्लेस करके हमें दा लाना होगा। तो पार्ट ए करेक्ट क्या हुआ? एट दिस स्टेज द पीएनबी मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इट हैज। अब यहां थोड़ा रुके, ये मस्ट हैव रियलाइज यानी मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब 3, ये पास्ट का अर्थ देता है। यानी कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इज दैट ऑफ द पास्ट।
तो फिर यहां हैज कैसे संभव है, यानी ये हैज आपका गलत है। क्योंकि कंटेक्स्ट पास्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, हैज, हैव, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए। और पार्ट नंबर सी में क्रिएटेड, CREATED पास्ट पार्टिसिपल, यानी यहां करेक्ट है, वहां गलती है। इट के साथ हैव होगा नहीं, क्योंकि कंटेक्स्ट पार्ट है तो है, पास्ट है तो हैज भी नहीं होगा, इसके जगह पर हैड होना चाहिए। और ये मिला आपको बी में। चलिए अब आपका आंसर जो कॉम्बो है वो बिल्कुल क्लियर है। एक गलती आपकी ए में है और दूसरी गलती आपकी बी में है। मार्क द आंसर, मार्क बी एज योर करेक्ट आंसर और सी को एलिमिनेट कर दें। स्टूडेंट्स कितनी आसानी से निकाल पाए। तो करेक्शन के बाद आपका सेंटेंस ये होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एट दिस स्टेज द PNB मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इट हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 11,400 crores। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। टू बिगिन विथ द किंग एडवोकेट्स। आप एक बात पर और गौर कर रहे होंगे कि हर सेंटेंस में एक पार्ट को हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, विच मीन्स इस हाईलाइटेड और अंडरलाइंड पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं, यानी उसे इग्नोर करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। टू बिगिन विद द किंग एडवोकेट्स। अब इस पार्ट पर पार्ट ए अंडरलाइंड है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है, करेक्ट है, वास्तव में करेक्ट है भी। किंग थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब 5 है। एडवोकेट्स अ मॉडरेट ब्रांड ऑफ इस्लाम हु एस्यूम्स। अब विचार करें आप रिलेटिव प्रोनाउन हु पर विचार करना है, यानी सेगमेंट नंबर बी, पार्ट नंबर बी पर विचार करें। हु का एंटीसीडेंट हमेशा ह्यूमन थिंग होता है, याद रखना है। पीपल को रेफर करता है, मैन वुमन को रेफर करता है, बॉय गर्ल को रेफर करता है। जबकि यहां एंटीसीडेंट में अ मॉडरेट ब्रांड ऑफ इस्लाम एक फ्रेज है। यदि एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले शब्द या शब्दों को एंटीसीडेंट कहते हैं। यदि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमन हो, कोई फ्रेज हो या कोई क्लाउज हो, तो हमेशा विच होता है। स्टूडेंट्स एरर एक पार्ट में मिला, बी में जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन, ये रॉन्ग है, इसे हटाना होगा और इसके जगह पर डालना होगा हमें विच, यही करेक्ट होगा। यानी एक पार्ट हमारा मिला बी। अब आंसर ऑप्शंस में आइए तो बी से आपका शुरू हो रहा है ये, सी और दूसरा है डी। चलिए ए और बी को एलिमिनेट कर दें। चूंकि एरर मिला तो नो एरर, आंसर ऑप्शन नंबर ई भी एलिमिनेटेड हो गया। अब देखें कि दूसरा पार्ट कौन सा है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, ई है या सी है। तो आगे बढ़ जाना है। विच एस्यूम्स, अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया एंटीसीडेंट के अनुसार होती है। एंटीसीडेंट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर जा रहा है तो एस्यूम्स करेक्ट है। कंटेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो फिर मेन वर्ब 5 भी करेक्ट आपका है। एस्यूम्स क्रिटिकल सिग्निफिकेंस अगेंस्ट बैकड्रॉप of increasing radicalization and terror attacks perpetrated by fundamentalists। अब सी के ठीक पहले वाले शब्द पर गौर करें। बैकड्रॉप एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है, यहां ए है। लेकिन ठीक देखिए इसके बाद आ रहा है, बैकड्रॉप से जुड़ रहा है ऑफ इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन एंड टेरर अटैक्स। इसका मतलब बैकड्रॉप को यहां पर्टिकुलराइज, खास बनाया जा रहा है, तो फिर ये गलत है। यानी दूसरा एरर मिला हमें सेगमेंट नंबर सी में। ए आपका रॉन्ग है, पर्टिकुलराइजेशन के वजह से यहां ए के जगह पर दा होना चाहिए। इसका मतलब
एक ईरर बी है तो दूसरा ईरर पार्ट आपका सी है, तो बी और सी आपके पास ऑप्शन नंबर डी में से मार्क कर लें और इसे हटा दें। ऐसे भी ई होगा नहीं, क्योंकि ई नो ईरर है, तो बी के साथ ई कैसे होगा। तो करेक्शन के बाद आपका सेंटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? टू बिगिन विद द किंग एडवोकेट्स ए मॉडरेट ब्रांड ऑफ इस्लाम, हु के जगह विच लाइए, विच एस्यूम्स क्रिटिकल सिग्निफिकेंस अगेंस्ट द बैकड्रॉप of increasing radicalization and terror attacks। कौन सा? तो perpetrated, committed, बिल्कुल सही है, by fundamentalists। Right answer option number D। Let's come to the last question, that is question number 3। At the time, more than 80% of China's population was, underlined segment है, of China's population was no problem। जिस समय की बात कर रही है उस समय की बात है, इसलिए was आपका करेक्ट है, पास्ट करेक्ट है। At the time, more than 80% of China's population was focused, किस चीज पर? on, बिल्कुल सही प्रीपोजिशन है, on agriculture and, यानी आपका ए करेक्ट है, बी तो करेक्ट है ही, सी भी करेक्ट है। तो अब बच गया दो ऑप्शन, तो सोचने की क्या जरूरत है, वही आंसर होगा जिसमें डी होगा और ई होगा, क्योंकि ई में भी एक पार्ट है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज फ्यू। अब फ्यू का मतलब नेगेटिव होता है स्टूडेंट, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन, फ्यू हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि यहां सेंस पॉजिटिव है, यानी ये आपका रॉन्ग जा रहा है। फ्यू के पहले ए होना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, यानी एक एरर मिला स्टूडेंट्स सेगमेंट नंबर पार्ट नंबर डी में। फ्यू मंथ्स के जगह अ फ्यू मंथ्स, शाई फ्रॉम 66 ईयर्स। गौर से देखिए, एक ईडियम है जस्ट साई या बिना जस्ट के भी, साई ऑफ, इसका मतलब शॉर्ट ऑफ, उसमें उससे कम, अभाव, कमी। तो साई के साथ फ्रॉम नहीं बल्कि ऑफ होता है। अवे होता तो निकल जाना, भाग जाना, शर्मा करके हट जाना, बट यहां कमी दिखा रहा है, और कमी दिखाने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ होता है, याद रखिएगा। यानी दूसरी गलती, दूसरा एरर आपको मिला सेगमेंट नंबर ई में। करेक्ट आंसर हुआ आपका जिसमें डी और ई है, और ऐसा आंसर आपके पास नंबर ए में है, मार्क कर लीजिए और बाकी सभी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो करेक्शन के बाद, यानी फ्यू के पहले ए और फ्रॉम की जगह प्रीपोजिशन ऑफ लगाने से सही सेंटेंस होगा, एट द टाइम मोर देन 80% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन वॉज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज अ फ्यू मंथ्स शाई ऑफ 66 ईयर्स। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।